हेलो क्लास। आज संडे के दिन हम तीसरे राइटर को कवर करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं हम 3 राइटर तो रैप अप कर ही दें आज के दिन। और आप कोशिश करना कि इस हफ्ते जितने भी हमने 3 राइटर्स करे हैं उन सबका एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना और एक दो वर्क जरूर से जरूर पढ़ना, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट वर्क है अनटचेबल। वैसे तो मैंने आपको मेन मेन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, पर इनफैक्ट अगर कोई डीपली इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड गो थ्रू द समरी ऑफ दैट वर्क एज वेल। Perfect. Now let's get started. Sarojini Naidu was born on February 13, 1879. When she was born on 13th February 1879 in Hyderabad, died on March 2, 1949 लखनऊ में। मतलब आज़ादी के 2 साल बाद सरोजिनी नायडू की डेथ हो गई थी। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, इनका जो पेरेंटेज था वो काफ़ी रिच था। मतलब ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से शी डिड नॉट बिलोंग टू, बट एक ऐसी फैमिली से जो कि रिच थी, काफ़ी पावरफुल थी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फैमिली थी ना, इनकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना। शी स्टडीड अब्रॉड, है ना। 2-3 नाम आपको इनके साथ हमेशा मिलेंगे। एक तो महात्मा गांधी, एक एडमंड गूज, एक आर्थर साइमन। ये 3 नाम आपको सरोजिनी नायडू के साथ बेसिकली मिलेंगे और इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। और इनके पोइट्री कलेक्शन कब कब आए हैं, ये चीज़ भी विशेष से विशेष ध्यान रखना है। नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब इनको कहा जाता था भारत कोकिला। ठीक है, वैसे इतना सिंपल सी फैक्ट है, सबको पता होता है, कोई ना। अ टाइटल bestowed बाय महात्मा गांधी फॉर हर लिरिकल इमोटिव पोइट्री। लिरिकल का पोइट्री का मतलब जिसके अंदर लिरिकल क्वालिटीज हो, मतलब कि एक जैसे गाना होता है ना, एक लिरिक्स की तरह चले। इमोटिव, इमोटिव टर्म का मतलब होता है जो इमोशंस को इवोक करने की क्षमता रखता हो, संवेदनाओं और संवेगों को जिससे निकल सके हमारे अंदर के, होता है इमोटिव। पाइनियरिंग फिगर कौन है, इसके बारे में बता देते। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की। एंड लेटर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ यूपी। मतलब पहली गवर्नर कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और पहली प्रेसिडेंट किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, ये बेसिक बेसिक से डिटेल है, लेकिन हमें राइटर्स के वर्क्स के ऊपर ज़्यादा जाना है। ठीक है, ये आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। हाँ, अब इनके लिटरेरी वर्क्स एंड कलेक्शन पे आते हैं। जो पहला कलेक्शन है दैट इज गोल्डन थ्रेशोल्ड, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1905। पब्लिश्ड व्हेन 1905। इस पे 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। पब्लिकेशन इनके कलेक्शंस के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम देखें तो। फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन इंक्लूड्स पेलेंकिन बियरर एंड इंडियन वीवर। ये सारी की सारी पोएम्स आपने मस्ट हैव रेड इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोशिश करना इन दोनों का टेक्स्ट जरूर से जरूर देख लेना। किसका, पेलेंकिन बियरर और द वीवर, इंडियन वीवर, जरूर से जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है लाइन देके आपसे पूछ भी ले कि किस लाइन का, किस पोम का है, किस कलेक्शन के अंदर है। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुई है। सेकंड कलेक्शन है मोर ओवर्टली नेशनलिस्ट फीचरिंग इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद। फिर अगली पोम कौन कौन सी है, बाजार ऑफ हैदराबाद। इसके अंदर बर्ड ऑफ टाइम के अंदर कौन सी है, बाजार ऑफ हैदराबाद। गोल्डन थ्रेशोल्ड के अंदर कौन है, पेलिनकिन वियरर और इंडियन वीवर। अब देखो, हमने तीनों पोम देख ली इनकी, कौन कौन सी, पेलिनकिन वियरर, बाजार्स ऑफ हैदराबाद एंड इंडियन वेवर। ये तीनों के तीनों आपको एक बार टेक्स्ट देखने हैं इनके। द ब्रोकन विंग वॉज पब्लिश्ड इन 1917। द गिफ्ट ऑफ इंडिया, पैट्रियोटिक ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, द सेप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया पब्लिश इन 1928, कॉम्प्रिहेंसिव एंथोलॉजी ऑफ हर पोइट्री। ठीक है, इसका भी आपको इतना सा याद रखना, पब्लिश्ड इन वैन। और ये किसका कलेक्शन है, द सेप्टर्ड फ्लूट, सरोजनी नायडू। सेप्टर्ड फ्लूट, सरोजनी नायडू। द फेदर ऑफ डॉन वॉज पब्लिश इन 1961। वैन इट वॉज पब्लिश 1961, फेदर ऑफ डॉन। ठीक है, कंपाइल्ड बाय हर डॉटर इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड पोम। तो कौन सा वर्क है जिनका पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, द फेदर ऑफ डॉन, बिकॉज शी डाइड इन 1949। रिमेंबर बच्चों, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आप एक बार क्विकली रिकैप कर लो। तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं भारत को किला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनके 4 पोइट्री कलेक्शन है, कौन कौन से, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग्स एंड द सेप्टर्ड फ्लूट। कौन सा, एंड लास्ट वन द फेदर ऑफ डॉन।
कौन सा है जो पोस्टह्यूमसली मतलब मरने के बाद पब्लिश हुआ, दैट इज फेदर ऑफ डॉन, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोम्स है वो हमने डिस्कस कर ली। अब देख लो, पहली पोम है द पेलिनकिन बियरर। इसकी थीम है ब्यूटी ग्रेस ए सेरेमोनियल ट्रेडिशन। लाइन है लाइटली ओ लाइटली वी वियर हर अलोंग शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आर सॉन्ग। ये आपको मैंने एक कोटेशन बता दी, लेकिन फिर भी आप जरूर से जरूर इस पोम को विजिट जरूर करें, ठीक है। दूसरी इंडियन बियरर्स थीम है वीविंग एज अ मेटाफर फॉर लाइफ स्टेजेस। इसके अंदर लाइफ के स्टेजेस के बारे में बात की गई है, बर्थ, मैरिज और डेथ। जैसे कि एक लाइंस में आपको बता दो, वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू वी वीव अ गारमेंट सो गे। गे का मतलब है यहाँ हैप्पी। ब्लू एज द विंग ऑफ द हेल्शियन वाइल्ड, हेल्शियन होता पक्षी, ठीक है। वी वीव द रोब्स ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड का मतलब नवजात शिशु। तो ये आपको एक बार पोम पढ़नी है, ऊपर ऊपर से पढ़नी है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, बाजार्स ऑफ हैदराबाद के अंदर थीम क्या है, विविड स्नैपशॉट ऑफ लाइवली मार्केट्स, रिच इंडियन कल्चर एंड स्वदेशी प्राइड। स्वदेशी कल्चरल हेरिटेज है, इसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। अब आती है हाईलाइट्स, क्या डिपिक्ट करते हैं, डिपिक्ट्स मर्चेंट शेलिंग टर्बन्स, है ना, ब्रोकेड स्वीट्स फ्लावर टी, टीजर्स फ्रॉम मैजिशियंस एंड म्यूजिशियन। मतलब जैसे एक बाजार का दृश्य होता है ना, जिसमें बाजार में हमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब पगड़ी होती है ना, मिठाइयाँ होती है, फूल होते हैं, और जो मैजिशियन जो जादू वादू दिखाते हैं वो सारा सीन होता है। तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। रिसेप्शन कॉल्ड एन ओरिएंटल जैम बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। इसको ओरिएंटल जैम का टाइटल दिया है न्यूयॉर्क टाइम ने 1913 में। रिमेन्स स्टेपल इन इंडियन लिटरेचर करिकुला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोम है, सिलेबस के अंदर पढ़ाई भी जाती है, देख भी लेना आप। गिफ्ट ऑफ इंडिया नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इतना पता लगना चाहिए इसकी जो थीम है वो पेट्रियोटिक है। एडिशनल नोटेबल पोम्स कौन कौन सी है, तो क्वींस राइवल, है ना, एक्सप्लोर एनवी एंड ब्यूटी, इसको जरूर से जरूर देख लेना। क्वील क्वीन गुलनाज और उसकी बेटी फिरोज के ऊपर है ये। बेसिक सा आप एक बार इसकी लाइंस पढ़ लेना, स्टार्टिंग की और एंड की, है ना, कि उसको कौन, है ना, उसका कंपैरेटिव मिलता है कि वो कहते हैं शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन द क्वीन, बट उसको पता लगता है हर कंपटीशन इज हर ओन डॉटर, ठीक है। कोरोमंडल फिशर्स ये भी है, ऑटम सॉन्ग है, ब्लेज सॉन्ग है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इतना सा ध्यान रखना, ब्लेज सॉन्ग, ये नाम याद रखना है बस, ये चारों के टाइटल 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 इंपॉर्टेंट है। अब इनके लिरिकल रिकरिंग थीम कौन सी है, लिरिकल रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के फोकस करते हैं। रिच म्यूजिकल लैंग्वेज एंड विविड इमेजरी इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश रोमांटिक पोइट्स येट ग्राउंडेड इन इंडियन सेंसिबिलिटीज। मतलब इनके अंदर टच है इसका ब्रिटिश रोमांटिसिज्म का, लेकिन जो थीम्स है, जो मूड है, जो एक कल्चरल हेरिटेज है, वो प्योरली इंडियन है। सेलिब्रेट्स इन इंडियन रूट्स फ्रॉम बाजार टू बैटिंग रिचुअल्स टू रूरल लाइफ, ठीक है। ओके, अब हमने इनको कर दिया है। अब कल हम जिन ऑथर को पढ़ने वाले हैं वो है कमला दास। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑथर है, लेकिन आपको तीन चार पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो चार से पाँच आप, मैंने पोम्स जो आपको बताई है उनको एक बार टेक्स्ट जरूर से जरूर देखना, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं किसी भी तरीके से एक स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ कुछ चीज़ें अपने स्तर पर सर्च जरूर से जरूर करना। और लास्ट में एक काम करना, ये तीनों राइटर्स रिवाइज कर लेना। विद दिस वी रैप अप दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, एंड विल स्टार्ट आवर क्लास टुमारो, बाय बाय।